Hello everyone, let's discuss about the conservation of mechanical energy in case of freely falling body. ठीक है, freely falling body का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर आपके ग्राउंड सरफेस पे, ये ग्राउंड सरफेस है और जब इसको फ्रीली फॉल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब इस बॉडी पे मात्र एक जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो जी है वो नीचे की ओर एक्ट करता है या फोर्स एम जी नीचे की ओर एक्ट करता है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है या नहीं, इसको हम लोग डिराइव करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका नियम कहता क्या है। तो एज पर द डेफिनेशन आप जान ले कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस कजेज एनर्जी चेंजेस। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही वर्क डन हो रहा है। एनर्जी चेंजेस मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्सेस कजेज एनर्जी चेंजेस। इस लाइन का मतलब हुआ कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। ये जो लाइन है कंजर्वेटिव फोर्सेस कजेज एनर्जी चेंजेस, मतलब कि जहाँ केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम कर रहे होते हैं, उस केसेस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होता है। बट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि बेसिकली व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है कि जब आपका केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही इस पे वर्क कर रहा होता है, आपके सिस्टम पे, कुछ सिस्टम है आपका, और इस सिस्टम पे अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन हो रहा है। तो उस केसेस में इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों वैरी कर सकता है, लेकिन जो इनका मैकेनिकल एनर्जी है ये हमेशा क्या रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए तो एक डिफिनेशन और आपका कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ the forces doing the work on the systems are conservative। मतलब वही चीज है कि केवल जो सिस्टम है उस पे अगर आपका जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है या नहीं, तो when the net work done by the external non conservative force is zero। मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर एक्ट हो रहा है तो उसके द्वारा नेट वर्क डन जीरो होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होता है जो सेंटर पे बंधा होता है, टाइट होता है, और उसके साथ कोई मास अटैच्ड होता है, और जब ये क्या करता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ये मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे वर्टिकली मतलब सर्किल को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करता है। इस केस में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप देखिए तो दो फोर्सेस काम कर रहा है। एक तो mg फोर्स काम कर रहा है नीचे की, और जो है एक फोर्स आपका क्या काम कर रहा है? mg काम कर रहा है, और दूसरा टेंशन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लिक फोर्स। और इसके लगने के बावजूद भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग कंजर्व मानते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के अलोंग, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो रहा है? तो वर्टिकल टेंजेंशियल हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है इनके बीच का, ये एंगल हमेशा क्या रह रहा है? ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का रह रहा है। इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स जो है इसमें हमेशा जीरो रह रहा है। इसलिए ये डिफिनेशन कह रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर भी रहे हो अगर सिस्टम पे, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट शुड बी जीरो। इसीलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्या कहता है। अब हम लोग इसी मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को हम लोग एक इलस्ट्रेशन के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, और वो इलस्ट्रेशन हमारा क्या है? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में
क्या इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है कि नहीं, हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह दें कि लेट एज्यूम दैट क्या चीज कि let's assume that an object is held, object of mass m is held at this position, a positions पे held किया गया है, which is at a height h above the surface of the ground। ground से जो ये height है, ये जो height है वो क्या है, ground से h height पे एक m मास के ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा गया है, हेल्ड किया गया है। ठीक है, अब इसको जब हम फ्रीली फॉल करने के लिए अलाउ कर देते हैं, व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, ठीक है, जब इसको हम लोग फ्रीली फॉल करने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो अब अगर आप देखें तो एट ए पोजीशंस पे अगर आप गौर करें, ठीक है, एट ए पे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो जीरो है। v क्या है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो इस पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमने निकाला है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी और एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है हम ग्राउंड को लेते हैं। ठीक है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जो मेरा हाइट है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, h है। ठीक है, इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एम जी इंटू एच पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी एट ए जब हम लिखेंगे क्या चीज, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पोजिशंस पे क्या होगा, तो वो होगा आपको एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया एम जी इंटू एच। तो ये फाइनली हो गया एम जी इंटू एच। दिस इज द एनर्जी एट द पोजीशन ए। हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, ए। ठीक है, अब हम ए पोजीशन पे तो देख लिए, अब हम ये कह रहे हैं कि इट इज अलाउडेड टू फॉल फ्रीली। ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस पे ये फ्रीली फॉल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नीचे की ओर एम जी एक्ट कर रहा है। ठीक है, एम जी हमारा क्या है, एम जी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हम ये जानते हैं, क्योंकि एम जी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अब ये समझ जाए कि ए पोजीशन पे निकाल दिए, और व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट इट स्ट्राइक एट द पोजीशन सी ऑन द ग्राउंड पे सी पोजीशंस पे स्ट्राइक करता है। तो अगर हम बात करें कि एट सी पोजीशंस पे एनर्जी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ जो वेलोसिटी है मान ये जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशंस पे सी पोजीशंस पे जो वेलोसिटी वी होगा वो क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, h हाइट हो रहा है। अब देखो u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, इनिशियली u जीरो था, u जो था वो कितना था, जीरो था। ए पोजीशन पे जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या, हम रेस्ट से इसको छोड़ते हैं तो यहाँ जीरो होगी, इसलिए जब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2g इंटू एच। ये है आपका वी स्क्वायर का वैल्यू एट द पोजीशन सी। मतलब जब सी पोजीशंस पे बॉल स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे इस पोजीशंस पे जब बॉल स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2gh वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो इस मोमेंट पे अगर हम देखें एट सी पोजीशंस पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 m, और वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास, mgh। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे एट द पोजीशन सी पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पे है, रेफरेंस पोजीशन पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हाइट कुछ भी नहीं है, ग्राउंड सरफेस से जो है ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी mgh और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये फाइनली आ गया mgh। ये हो गया एनर्जी की वैल्यू ऑफ एनर्जी एट द पॉइंट सी। तो ये इक्वेशन ए माने थे, इस इक्वेशन को हम सी इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, तो ए और सी पे तो आपने देखा है कि जो एनर्जी आपको इस पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की थी, ए पोजीशंस पे जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी थी, वही एनर्जी आपको इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया तो वही एनर्जी है।
तो आप कहोगे सर ठीक है, 2 पॉइंट पे तो एनर्जी कंजर्व है, इंटरमीडिएट पॉइंट पे क्या हो रहा है एनर्जी के साथ, उसको बताइए। उसके लिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि इन द फ्री फॉल लेट द बॉडी क्रॉसेस एट द पॉइंट बी, मतलब जब बॉल जब नीचे गिर रहा है तो जरूर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एज्यूम किए बी पॉइंट पे जो है, तो बॉल बी पॉइंट पे क्रॉस किया है v1 वेलोसिटी से, मतलब नीचे जो ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। क्यों? वेलोसिटी तो वैरी करेगा, यहाँ वेलोसिटी था रेस्ट में था, u इक्वल टू 0 था, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था तो बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रहा था। हमने माना कि बी पोजीशंस पे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो v1 वेलोसिटी से क्रॉस करता है, और ये जो बी पोजीशंस है वो टॉप मोस्ट लेवल से, मतलब इस हाइट से, जो ऑब्जेक्ट का ये हाइट है, इससे x डिस्टेंस नीचे जो है वो हमने बी पोजीशंस को माना है। ठीक है, मतलब जो ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें, अगर इस केस को हम लोग देखें तो सबसे पहली बात बताओ कि यहाँ जो v1 है, इस v1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस v1। तो सिंपल सा काइनेमेटिक्स रिलेशन हम लोग निकालेंगे कि हम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या है, ये x होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में x हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। ठीक है, और ये 0 है तो हम अल्टीमेटली ये निकाल सकते हैं कि v1 स्क्वायर जो है वो हो गया 2gx, या v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gx। ठीक है, अब हम अगर b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, एट पॉइंट बी पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ m इंटू v1 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg इंटू यहाँ पे x, दो कट जाएगा, mg इंटू x ये हो जाएगा। और अगर b पॉइंट पे ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का निकालो तो क्या होगा, हम बता रखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, और h फाइनल माइनस h इनिशियल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि mg, ठीक है, और फाइनल हाइट क्या है, तो mg h फाइनल माइनस h इनिशियल। तो अगर अल्टीमेटली h फाइनल माइनस h इनिशियल क्या बता रहा है, ये जो हाइट है ग्राउंड लेवल से जो इसका हाइट है, दिस हाइट इज h फाइनल माइनस h इनिशियल। ठीक है, और ये हाइट कितना है, तो h माइनस x है, तो इसको हम लिख सकते हैं h माइनस यहाँ से x। ठीक है, mg h माइनस x जो है, सो ये हो गया इसका हाइट। तो अब जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आएगा, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो ये आ गया mgx था इसका काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mg इंटू h माइनस x। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है x वाला ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा mg इंटू h। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी क्या रह रहा है, mgh ही रह रहा है। तो फ्रॉम द ये जो इक्वेशन ए बी इक्वेशन हम मानते हैं, सपोज करो ये इक्वेशन बी हो गया, तो फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पोजीशन बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पोजीशन सी। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस पूरे मतलब डिस्कशन से। ये देख लिए कि टोटल एनर्जी जो है सो हर पॉइंट पे फ्री फॉल बॉडी का क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। तो इससे हम लोग जो है सो क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द पोजीशन। ठीक है, हर पोजीशंस पे जो एनर्जी है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी हाउएवर कीप्स ऑन चेंजिंग। ये तो आप देख ही रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो क्या था, बॉडी के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी था ए पोजीशंस पे, और सी पोजीशंस पे बॉडी के पास केवल काइनेटिक एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, यहाँ पे तो 0 है, केवल इसके पास क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0 है। और इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या हो रहा है कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों चीज़ है। इसलिए कह रहा है कि एट ए एनर्जी इज इंटायरली पोटेंशियल। इस पोजीशंस पे, ए पोजीशंस पे हमारे पास एनर्जी क्या है, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, एट सी
एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक। सी पोजीशंस पे क्या हो रहा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे 0 है। एंड इन बिटवीन ए एंड सी एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एंड पार्शियली काइनेटिक। और बी इसके बीच में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, एनर्जी पार्शियली पोटेंशियल पार्शियली काइनेटिक भी है। तो अगर एनर्जी के इस वेरिएशंस को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करें तो टोटल एनर्जी क्या रह रहा है, पोजीशन हमने ए पोजीशन जो है इस हाइट वाले पोजीशंस को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी पोजीशंस हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान ए से पी ऑब्जेक्ट के ए से बी पे मूव करने के दौरान टोटल एनर्जी हमेशा क्या रह रही है, mgh रह रही है। इसलिए टोटल एनर्जी को हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और देख रहे हैं क्या चीज कि जब ए से टुवार्ड्स द सी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ए से, ये एक्चुअली सी पोजीशन है, तो ए से टुवार्ड्स द सी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घटती जा रही है। और ये सी पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इस पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जा रही है, तो हमारा 0 हो जा रही है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली देखिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को ये बढ़ता हुआ शो कर रहा है। और जब ये ऑब्जेक्ट सी पोजीशंस पे पहुंचता है, ये जो पॉइंट सी पोजीशन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास केवल क्या रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यही है हमारा क्या चीज की कंक्लूजन कि भैया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ क्या था, इस केसेस में एनर्जी क्यों कंजर्व मिला, टोटल एनर्जी क्यों कांस्टेंट मिला इस केसेस में, क्योंकि इस केसेस में जो सिंगल फोर्स ऐड कर रहा था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था या वेट mg था। और ये जो फोर्स है वो क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी वजह से ही जो है सो आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है, सो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम पे अगर वर्क डन कौन कर रहा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स ही कर रहा है। तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है सो सिस्टम का हमारा बदल रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है हमारा सिस्टम का वो कंजर्व रह रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि